हाय एवरीवन, सो वेलकम टू सिविल स्टाफ स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन का, जो हमारा चैप्टर गोइंग ऑन है फिक्स्ड प्रेपोजिशन का, राइट। तो उसी के एमसीक्यूज कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। तो नेक्स्ट आप देखते हैं 30 तक हमने कर लिए है, राइट। अगर आपको याद होगा तो लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था तो अप टू 30 तक हमने ये ब्लैंक्स करे थे। तो 31 से आगे आज हम देखेंगे, ठीक है, और देखते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आप मूव करें। तो 31st जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज I absolutely refuse to put dash with that sort of conduct। अब यहां पे ये जो put है, इसके साथ आपको फ्रेजल वर्ब लगानी पड़ेगी कि put up आएगा, वहां पे put on आएगा, put for आएगा या put with आएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि पुट के साथ कुछ फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं। तो हमें सबका पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पे जो है उसको बाद में देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम पुट अप की बात करें तो पुट अप मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है पुट अप फ्रेजल वर्ब्स के कितने मीनिंग निकलते हैं। तो एक्चुअली जो पुट अप फ्रेजल वर्ब होते हैं स्टूडेंट्स, इसके दो मीनिंग होते हैं। पुट अप के दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट इसका मीनिंग होता है बेसिकली आपका, फर्स्ट जो मीनिंग निकलता है पुट अप का, दैट इज रिलेटेड टू स्टे। एक तो पुट अप फ्रेजल वर्ब को हम स्टे के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, राइट। और दूसरा हम इसको यूज करते हैं पुट अप फ्रेजल वर्ब को टू फिक्स करने के कॉन्टेक्स्ट में। मैं आपको एग्जांपल अभी दूंगा, आप उससे समझ जाना। टू फिक्स, जैसे कोई आपकी फोटो की फ्रेम है, राइट, आपने उसको दीवार पे फिक्स करना है, या कोई नोटिस है, उसको मैं अब आपको बोलता हूँ कि इस नोटिस को यार नोटिस बोर्ड पे लगा दो, तो फिक्स कर दो मींस, राइट। तो मैं कैसे बोलूंगा, पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। वो तो हो गया फिक्स करने के कॉन्टेक्स्ट में। और टू स्टे के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे बोल सकते हैं, और जैसे आप बोल सकते हैं कि आजकल वो कहाँ पे रहता है, वेयर डू यू, भाई तुम कहाँ पे स्टे करते हो आजकल, कहाँ पे स्टे है तुम्हारा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेयर डू यू पुट अप दीज डेज, वेयर डू यू पुट अप दीज डेज। तो ऐसे भी इसको लोग यूज करते हैं। अब सेकेंड हम देखते हैं पुट के साथ ऑन। अब ये जो पुट के साथ ऑन होता है, इसके भी दो मीनिंग होते हैं। इट हैज ऑल्सो टू मीनिंग्स। इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स के दो मीनिंग बनते हैं। अब फिर बाद में हम आंसर पे जाते हैं, आंसर क्या होगा उसको देख लेते हैं बाद में। तो पुट ऑन का पहला मीनिंग तो होता है टू गेन करने के कॉन्टेक्स्ट में, कि सपोज कोई दुबला पतला आदमी है और उसने, वो बड़ा पतला सा है, दुबला है, राइट, और उसने जिम जाना स्टार्ट किया, तो वहां पे उसने वेट को पुट ऑन कर लिया। तो शी इज पुटिंग ऑन वेट दीज डेज, या ही इज पुटिंग ऑन वेट दीज डेज, कि आजकल वो अपना वेट बढ़ा रहा है, राइट राइट। तो गेन करने के कॉन्टेक्स्ट में हम पुट ऑन फ्रेजल वर्ब को यूज कर लेते हैं। और इसका सेकंड मीनिंग स्टूडेंट्स वियर के कॉन्टेक्स्ट में भी होता है, पहनने के कॉन्टेक्स्ट में भी हम पुट ऑन फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं। जैसे बोलूंगा ही पुट ऑन अ ब्यूटीफुल वॉच, या शी पुट ऑन अ ब्यूटीफुल वॉच। तो मैं बोल रहा हूं कि शी वियर्स अ ब्यूटीफुल वॉच। तो पहनने के कॉन्टेक्स्ट में पुट ऑन को यूज करते हैं, और गेन करने के कॉन्टेक्स्ट में पुट ऑन को यूज करते हैं, राइट। एक दो वैसे पुट ऑन से और भी बन जाती हैं, ठीक है, वो मैं यहां लिख देता हूं। एक पुट से आप जो है पुट आउट भी बना सकते हो। यहां पे आउट तो नहीं है ऑप्शन में, सी और डी तो यहां पे गलत है जी, ये तो कोई फ्रेजल वर्ब्स है ही नहीं, राइट। पुट आउट भी बनती है एक, पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे आग वगैरह लग जाती है, कई बार शहर में आग फैल जाती है, लग जाती है, तो हम बोलते हैं पुट आउट द फायर, बुझाना। इसका मीनिंग होता है टू एक्सटिंग्विश बेसिकली। व्हाट डज मीन टू एक्सटिंग्विश, राइट। और एक फिर पुट ऑफ भी होता है, और पुट वाली जो सीरीज है इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है पुट ऑफ। इसका ध्यान रखना। पुट ऑफ होता है जैसे सपोज आपने कहीं पे जाना है, जर्नी पे, यात्रा पे जाना है आपने, और बारिश पड़ गई सेम डे, और आपने अपनी जर्नी को, यात्रा को स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर देना होता है इसका मतलब। पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना, मुलतवी कर देना, राइट। तो इसका मतलब टू पोस्टपोन होता है। तो ये एडिशनल नॉलेज है, ठीक है, मतलब लर्निंग ये है बेसिकली, कि हमने सिर्फ आंसर नहीं जानना। आंसर तो यार अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बताऊं, आगे बढ़ूं, तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो हमें एडिशनल बातें देखनी होती है कि उस क्वेश्चन के सराउंडिंग में, उन ऑप्शन से हमारी कोई लर्निंग और निकल सकती है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली लर्निंग। जब आपको हमें ये पता लगता है कि यार ये क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, राइट, हमें उसको सीखना होता है बेसिकली। अब कितनी बातें देखो एडिशनल निकल गई। तो एक्चुअली यहाँ पे आंसर तो होगा ए, बट ये फिर अलग बन जाती है। ये पुटअप अकेला नहीं है, क्योंकि पुटअप की तो ये मीनिंग है, स्टे करने के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, टू फिक्स करने के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। तो ये अलग फ्रेजल वर्ब बनती है। कैसे बनती है अलग, ये इतनी फ्रेजल वर्ब पूरी है, ये पुटअप विद, फिर एक कंप्लीट फ्रेजल वर्ब होती है, पूरी फ्रेजल वर्ब। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिख देता हूं, यहां जगह नहीं बचती है। पुटअप विद,
ये फिर एक अलग फ्रेजल वर्ब है, दिस इज पुट अप विद। और इसका मीनिंग होता है बेसिकली, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आई कांट पुट अप विद दैट नेस्टी फेलो, राइट। अब यहां पे आपने क्या बोला, पुट अप विद। नेस्टी होता अनप्लेजेंट, बुरा, बेकार सा बंदा। आप ये बोलना चाह रहे हो कि इस नेस्टी फेलो, इस बंदे के साथ ना, इस अनप्लेजेंट पर्सन के साथ अब मेरी ज्यादा निभ नहीं सकती, मतलब मैं इसको ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, बियर नहीं कर सकती मैं इसको, राइट, या बियर नहीं कर सकता हूं। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है यहां पे, टू टॉलरेट, राइट। तो वहां पे हमें ये फ्रेजल वर्ब क्या मीनिंग दे रहा है, टू टॉलरेट। अब देख लो ना, यही तो मीनिंग आ रहा है उसका भी वहां पे। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज, मतलब मैं कंप्लीटली ये मना करता हूं, रिफ्यूज करता हूं, टू पुट अप विद दैट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट, मतलब किसी सामने वाले बंदे का जो व्यवहार है, कंडक्ट होता है जो व्यवहार बंदे का, इस तरह का जो व्यवहार है, ठीक है, इसको मैं कंप्लीटली एब्सोल्युटली रिफ्यूज करता हूं, मना करता हूं, ठीक है। मतलब सामने वाले पर्सन का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो कोई बंदा बोल रहा है, स्पीकर ये बोल रहा है कि आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज, मैं मना करता हूं, इस तरह का टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं इस तरह का कंडक्ट जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, ये बोलना चाह रहे हैं। तो आई होप आपको 31 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जो है ये समझ आ गई होगी। चलिए 32, वी विल हैव टू अटोन डैश अवर मिसडीड्स। अटोन मतलब हम मिसडीड्स होता है, जो हम गलत काम करते हैं, जो हमारे मिसडीड्स होती हैं, एक्शंस हैं, जो हमारे गलत कार्य होते हैं, जो करनी होती है हमारी, ठीक है, तो करनी का ही इंसान को फल मिलता है। तो यही बोलना चाह रहा है कि हमें जो है अटोन करना पड़ता है अपनी मिसडीड्स को, ठीक है। हमारी जो मिसडीड्स हैं, हमारे जो गलत एक्शंस हैं, तो भुगतना भी तो हमें पड़ेगा ना, हमें उसी चीज के जिम्मेवार होते हैं, ठीक है। तो अटोन फॉर, यहाँ पे अटोन के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ फॉर लिख देना। अटोन फॉर का मतलब रिस्पॉन्सिबल, आप यहां पे बोल सकते हो कि वी विल हैव टू अटोन फॉर आवर मिसडीड्स, मतलब उनका हमें हर्जाना भुगतना पड़ता है, ठीक है। अगर हम गलत काम करेंगे तो पनिशमेंट भी हमें ही मिलेगी ना, तो पनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि उसकी सजा हमें मिलती है फिर, राइट। 33 आप देख सकते हो जी, पूरे द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव डैश गुड हेल्थ। कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल होना, मतलब जो वातावरण है, ठीक है, वो आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, जो आपका अच्छा स्वास्थ्य है उसके अनुकूल नहीं है। होता है कई बार आप चेंज करते हो, किसी दूसरे शहर में जाते हो, तो वहां का पानी आपको सूट नहीं करता, हवा पानी सूट नहीं करता, इंसान बीमार पड़ जाता है। चाहे आप पहले स्वस्थ थे, लेकिन आपको एकदम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज जब होता है, तो फिर वहां पे कहीं कहीं किसी किसी बंदे की जो बॉडी होती है उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाते, ढल नहीं पाते हम, राइट। तो कंड्यूसिव के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे टू आ जाएगा। कंड्यूसिव के साथ अनुकूल होना, इसका मीनिंग होता है अडेप्ट करना, बेसिकली यही बोलना चाह रहा है कि जो वातावरण है, क्लाइमेट है, वो आपकी अच्छी हेल्थ के अनुकूल नहीं है, राइट। तो कंड्यूसिव के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लगा दे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। 34 where the child did not approve dash the father's plan, राइट। तो प्रपोजिशंस के अंदर बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अप्रूव जो वर्ड होता है, अप्रूव एक वर्ब है, और इस वर्ब के साथ आप दो प्रपोजिशन लिख सकते हो। अप्रूव के साथ डबल प्रपोजिशन लिखी जा सकती है। अगर तो अप्रूव स्वीकृति, स्वीकार करना, अप्रूव करना मतलब अप्रूवल दे दिया आपने, तो अगर तो किसी बंदे के द्वारा किया गया अप्रूवल आगे, तो बाय लगाओगे आप। लेकिन क्या हम यहां पे बोल रहे हैं अप्रूव डैश द फादर्स प्लान, तो यहां पे फादर के द्वारा अप्रूव करने की बात नहीं कर रहा है, उसके प्लान की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब जो जो बच्चा था, चाइल्ड था, उसको मतलब उसके फादर, उसका जो प्लान था उसके फादर ने मतलब अप्रूव नहीं करा, ठीक है। तो यहां पे प्लान को अप्रूव करने की बात कर रहा है, ना कि किसी के द्वारा अप्रूव करने की बात कर रहा है। तो जब यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में फिर लगाते हैं ऑफ, ध्यान रखना, अप्रूव्ड बाय हिम, ठीक है, दिस थिंग इज अप्रूव्ड बाय हिम, तो फिर बाय आएगा कि हिम के द्वारा किया गया अप्रूव, लेकिन यहां पे ऑफ द फादर्स प्लान होगा, तो आंसर सी बनेगा। 35 देखिए, ये अच्छा सवाल है जी। वी वॉन्ट हर डैश द डेंजर। अब इसमें बच्चे गलतियां करते हैं, कई बच्चे यहाँ पे अबाउट लगा के आ जाते हैं, कई अगेंस्ट लगा के आ जाते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी को खतरे से रिलेटेड, खतरा से रिलेटेड जब हम किसी को वार्निंग देते हैं, जैसे कि कोई बाढ़ का खतरा है, या सुनामी का खतरा है, या कुछ और नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं, तो जब हम किसी को इस कॉन्टेक्स्ट में डेंजर की बात करते हैं, तो फिर वहां पे लगाते हैं ऑफ। वहां पे कभी भी आप अबाउट मत लगाना। लेकिन कोई बंदा है, आपका फ्रेंड है, और वो लगातार कॉन्टिन्यूसली परसिस्टेंटली वो मिस्टेक्स कर रहा है,
गलतियां कर रहा है और आप उसको वार्न कर रहे हो, उस कॉन्टेक्स्ट में वार्न कर रहे हो कि भाई तुम थोड़ा इंप्रूव करो यार, या तुम थोड़ा सुधर जाओ, तो फिर वहां पे आप अबाउट लगा सकते हो। ठीक है, वी वांट हर, वी वांट, आई वांट माय फ्रेंड अगेंस्ट द, अगेंस्ट हिज वीकनेसेस या अबाउट हिज वीकनेसेस, आई वांट माय फ्रेंड अबाउट हिज वीकनेसेस, बेसिकली तो उसकी कमियों से रिलेटेड आप उसको, लेकिन जब डेंजर की बात आती है तो वहां पे अबाउट मत लगाए, वहां पे हमेशा ऑफ लगता है। आगे देखिए 36, वी ऑल लाफ्ड डैश द अफेयर। अब हम सभी हंसे, किसके ऊपर हंसे? अब यहाँ पे हम किसी पर्सन के ऊपर तो हंसे नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था स्माइल्ड एट होता है, लाफ एट होता है, ग्रीन एट होता है, चकल एट होता है, मॉक एट होता है जब आगे कोई पर्सन हो। जब आप किसी बंदे का मजाक उड़ा रहे हो फिर तब तो वहां पे लगा देते हैं स्टूडेंट्स एट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि हम सभी हंसे अफेयर के ऊपर, तो ओवर आ जाएगा, ओवर द अफेयर। वी ऑल लाफ्ड ओवर द अफेयर, तो किसी चीज के ऊपर आप हंसे, ना कि यहाँ पे एट नहीं आएगा। 37, he went dash the sea alone, he went dash the sea alone, राइट। तो he went dash the sea alone, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? देखो went किसकी सेकंड फॉर्म होती है? गो की। अब ये जो गो होती है ना, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है हमेशा इंग्लिश में बेस फॉर्म। दिस इज व्हाट? बेस फॉर्म, राइट। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होती है? गोइंग। इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? गोज। तो व्हाई दिस फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड बेस फॉर्म? क्योंकि जितनी भी आगे ये बनाई है हमने सारी इस बेस फॉर्म से ही बनाई है। देखो गो से ही वेंट बना, गो से ही फिर किसी थर्ड गॉन हो जाती है, फिर गोइंग हो जाता है, फिर गोज हो जाता है, राइट। तो जब भी आप गो हो, वेंट हो, गॉन हो, गोइंग हो, गोज हो, इनके बाद हमेशा टू लिखते हैं जब आगे प्लेस दिया हो। अगर आप किसी जगह की बात कर रहे हो ना तो इन सब के बाद टू लिखना पड़ता है। He went to market, he goes to market, he has gone to market, he is going to market, he goes to market, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक जगह है, प्लेस है। तो आगे अगर प्लेस हो ना तो इन सब के साथ चाहे बेस फॉर्म हो, चाहे V2 हो, चाहे V3 हो, चाहे V4 हो, चाहे V5 हो, सबके साथ टू ही लिखा जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 38, द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर। मतलब जो मैनेजर है उसको जरूरत है अपना जो उसका गुस्सा है उसको कंट्रोल कर ले, राइट। तो होल्ड के साथ यहां पे आ जाएगा डाउन, होल्ड डाउन करना, ठीक है। होल्ड ऑन करना मतलब रोक के रखना होता है किसी चीज को, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन करके रखो, होल्ड करके रखो चीजों को, ठीक है ना। तो होल्ड डाउन मतलब टू कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे राइट आंसर बनेगा हमारा, दैट इज होल्ड ऑन। 39, डिजायर। अब डिजायर के साथ क्या लगता है स्टूडेंट्स? डिजायर एक नाउन है और डिजायर के साथ राइट जो यहाँ पे प्रपोजिशन आएगी, डिजायर ऑन सेल्फ एक्सप्रेशन, डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, डिजायर बाय। ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ा सेंस के वे से भी कर सकते हो। अगर थोड़ा सा आपका इंग्लिश में ना सेंस अच्छी है, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आपकी, मतलब भाषा के ऊपर, तो आप समझ आओगे यार यहाँ पे तो फॉर ही आएगा, डिजायर फॉर, क्योंकि सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए इच्छा रखना। डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन, ऐसे बनेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। 40 नंबर सवाल है, पूरा द ब्राइड सेटल्ड डैश वेरी वेल इन द न्यू एनवायरमेंट, राइट। जो दुल्हन थी, जो ब्राइड थी, वो सेटल्ड ऑन होगी, वो सेटल्ड डाउन होगी, या वो सेटल्ड अप होगी, या वो सेटल्ड ऑफ होगी, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है ये क्वेश्चन भी आप सेंस के आधार पे वैसे कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, राइट। तो सेटल डाउन कर देना, ठीक है। आपका सपोज कहीं पे आपकी नई पोस्टिंग होगी, ठीक है, या किसी एक शहर में आप जॉब करते हो और आपका तबादला हो गया, आपकी ट्रांसफर होगी किसी दूसरे सिटी में। तो जब आप नई जगह पे जाते हो तो फिर वहां पे आपको ढलना पड़ता है। तो सेटल डाउन कर लिया तो आप बोलते हैं यार मैं तो सेटल डाउन हो गया, ठीक है, मैंने अच्छे से वहां पे मैनेज कर लिया, राइट। तो यही बोलना चाह रहा है कि जो दुल्हन है वो सेटल्ड डाउन होगी, मतलब वो ढल गई। उसने यहाँ पे बात करना चाह रहा है अडेप्टेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट में, अडेप्ट कर लिया, उसने खुद को ढाल लिया वेरी वेल, बहुत अच्छे से, इन द न्यू एनवायरमेंट।
मतलब नए माहौल के अकॉर्डिंग जो दुल्हन थी वो ढल गई, ये बोल रहा है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये 40 क्वेश्चन का जो हमारा था यहाँ पे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन फर्स्ट सेशन में हुए थे, उसके बाद 10 क्वेश्चंस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन थी, तो पिछले सेशन में हमारे 10 ही हो पाए थे। तो आज के सेशन में भी फिर इतना ही रहेगा, ये 40 की ही बनाया था मैं टोटल, जो बना था हमारी पीपीटी, राइट। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए, ठीक है। अब इसी चैप्टर को मैं थोड़ा बिगनिंग से भी कराऊंगा, ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। तो प्रेपोजिशंस फॉर बिगनर्स जो बिल्कुल बेसिक से चाहते हैं कि ये चैप्टर पढ़ाया जाए, तो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा उसके ऊपर। बिगनिंग जो लर्नर्स हैं, बिगनिंग जिनका इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा हाइट है, तो उनको थोड़ा स्टार्टिंग से हम जो है फिर इसके ऊपर मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।